साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर है कि सजा याफ्ता खूनी और खूंखार अपराधी आनंद मोहन आजकल सीता मैया के मंदिर बनवाने की बात कर रहा है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आप जानते हैं कि आनंद मोहन को बिहार में आतंक मोहन कहते हैं। बिहार के सबसे खूंखार, सबसे दुर्दांत अपराधियों में से आनंद मोहन है। ये सहरसा के पचगछिया गांव का रहने वाला है और इसका दावा है कि इसके चचा जी, इसके पिताजी, इसके घर के कई लोग स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने जंग आजादी में हिस्सा लिया था। अगर ये बात सच है तो बड़े खेद की बात है कि स्वाधीनता सेनानियों के परिवार में एक कपूत पैदा हो गया। पर एक कहावत याद आती है, डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। तो ये आनंद मोहन 90 के दशक में काफी कुख्यात हुआ था। 90 के दशक में, जब आपको याद होगा, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वजीर आजम हुआ करते थे, तो वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था और पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण की व्यवस्था की थी। इसके बाद वीपी सिंह पिछड़ी जातियों के नायक के रूप में उभरे। ऐसे वो खुद राजपूत थे, लेकिन पिछड़ी जातियों के नायक के रूप में उभरे और उन्हें मंडल मसीहा कहा जाने लगा। वीपी सिंह ने एक तरह से मंडल लाकर हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती दी। हिंदुत्व की राजनीति को कमंडल कहते थे, आज भी कहते हैं। और तब से लेकर आज तक लगभग 30 साल से जो राजनीति है भारत की, वो मंडल बनाम कमंडल की राजनीति कुछ हद तक हो गई है। तो उस समय आनंद मोहन ने अपनी पहचान एक मंडल विरोधी अगड़ी जाति के नेता की बनाई और उसी इलाके में, जो बिहार का कोशी और सीमांचल का इलाका है, उसी इलाके में पप्पू यादव ने अपनी पहचान एक मंडल समर्थक बाहुबली नेता की बनाई। आप जानते हैं साथियों, जो बिहार का भूगोल आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि कोशी में 3 जिले आते हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, और सीमांचल में 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। ये जो 7 जिलों का इलाका है वो कोशी सीमांचल इलाका कहलाता है बिहार का। तो यही इलाका जो था वो आनंद मोहन और पप्पू यादव की, आप समझिए, रणभूमि के रूप में, मैदान जंग के रूप में तब्दील हो गया था। और उस समय काफी वहां पर तनाव की स्थिति रहती थी, इधर मारपीट उधर मारपीट, एक जातीय उन्माद की स्थिति बन गई थी, अगड़ा बनाम पिछड़ा की स्थिति बन गई थी, और मतलब एक छोटे मोटे गृह युद्ध की कगार पर बिहार चला गया था। उसके बाद दोनों ने अलग अलग राह पकड़ ली। दोनों राजनीति के ही आदमी थे, राजनेता ही थे। आपको मालूम है कि पप्पू यादव अभी इस बार के जो चुनाव हुए हैं, 4 जून को जो नतीजे निकले हैं, तो पूर्णिया से वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सांसद बने हैं। पप्पू यादव की भी छवि थोड़ी बहुत बाहुबली की ही रही है। 8 साल तक वो तिहाड़ जेल में बंद रहे थे अजीत सरकार हत्याकांड में, बाद में उनको रिहा किया गया। लेकिन आनंद मोहन ने शुरू से ही बिल्कुल अपने खूंखार अपराधी वाली छवि बनाए रखी और बीच में उसने एक पार्टी भी बनाई, उसका नाम था बिहार पीपुल्स पार्टी, बीपीपी। ये पार्टी क्या थी? मेनली राजपूत गुंडों का एक गिरोह था जिसको बिहार पीपुल्स पार्टी कह के पुकारा गया। आनंद मोहन ने फिर शादी की लवली आनंद से। लवली आनंद भी समय समय पर सांसद बनती रही, कभी वैशाली से सांसद रही, इस चुनाव में वो शिवहर से सांसद बनी है। तो ये सब होता गया। आनंद मोहन का जो सबसे कुख्याति जो उसको मिली
वो दिसंबर 1994 की एक घटना से मिली। दिसंबर 1994 की एक घटना है। उन दिनों मुजफ्फरपुर, जो उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कहलाता है, वहाँ गैंग वार चला करता था। और जैसा कि बिहार में होता है, गैंग वार ने भी जातीय रूप ले लिया था। एक तरफ अगड़ी जाति के भूमिहार लोग अपराधी थे, जिसमें मेनली शुक्ला बंधु थे, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला वगैरह। और दूसरी तरफ ब्रिज बिहारी प्रसाद थे, जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे और पिछड़ी जाति से आते थे, वैश्य समाज से आते थे। तो उसी समय गैंग वार के क्रम में ही छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई मुजफ्फरपुर में। और हत्या में जो आप कह सकते हैं शक की सुई जो थी, वो ब्रज बिहारी प्रसाद की ओर गई, जो उसमें बिहार सरकार में माननीय मंत्री थे। छोटन शुक्ला की जो शव यात्रा निकली, जो जनाजा निकला, उसमें सैकड़ों लोग शामिल थे। अब आप जानते हैं कि एक गुंडे मवाली का यदि जनाजा हो तो उसमें गांधीवादी लोग तो आएंगे नहीं, शरीफ लोग तो आएंगे नहीं। उसमें जितने लोग शामिल थे सब गुंडे मवाली लोग थे, खासकर अगड़ी जातियों के जो गुंडे मवाली थे वो थे। और शव यात्रा का नेतृत्व दो लोग कर रहे थे, एक तो आनंद मोहन और एक छोटन शुक्ला का भाई भुटकुन शुक्ला। इसमें बहुत भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे शव यात्रा में, और वे ऐसे उन्मादी नारे थे जिससे जातीय उन्माद फैलता, जिससे हिंसा फैलती। ये सदर थाने के पास, मुजफ्फरपुर में जो सदर थाना है, वहाँ जब ये शव यात्रा पहुंची, पूरा प्रशासन बिल्कुल तनाव में था, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन तब तक जब कोई अप्रिय घटना नहीं घटी तो थोड़ा प्रशासन भी मतलब सुस्त हो गया, आराम से हो गया कि ठीक है, अब ये लगता है शव यात्रा ठीक से गुजर गई। अब देखिए संयोग कैसा था कि उन दिनों गोपालगंज के जिलाधिकारी हुआ करते थे, डीएम हुआ करते थे जी कृष्णैया साहब, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। अब उनका वाला हिस्सा तेलंगाना हो गया है। कृष्णैया साहब 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे, दलित समुदाय से आते थे, बहुत गरीब घर से वो आते थे और बहुत संघर्ष करके वे आईएएस बने थे। उनके पिता जो थे वो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। आप खुद सोच सकते हैं कि जो कुली होता है, जो यात्रियों के सामान ढोता रहता है, यदि उसका बेटा आईएएस अधिकारी बने तो उस लड़के को कितना ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा होगा, कितना उसको संघर्ष करना पड़े होगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। कृष्णैया साहब उसी संघर्ष के उपज थे, आईएएस बने और आईएएस में उन्हें बिहार कैडर मिला। बिहार में गोपालगंज के डीएम थे, उनकी कार उधर से आ रही थी और जैसा कि डीएम की कार में, एसपी की कार में ये होता है, सामने में एक बोर्ड लगा रहता है, उस बोर्ड पर पदनाम रहता है। तो कृष्णैया साहब की कार पर भी बोर्ड लगा हुआ था, पदनाम था जिलाधिकारी गोपालगंज। और ऐसा संयोग हुआ कि इधर से छोटन शुक्ला का जनाजा जा रहा था, शव यात्रा, दूसरी तरफ से कृष्णैया साहब की कार आ रही थी। और जब कृष्णैया साहब की कार उस शव यात्रा के पास पहुंची तो आनंद मोहन ने जिलाधिकारी का बोर्ड देखा तो आनंद मोहन बिल्कुल आग बबूला हो गया। उसने कहा कि अरे भुटकुन, देखता क्या है, कलेक्टर है ये, इसको फायर झोंक दो, गोली मार दो। अब बेचारे कृष्णैया साहब का उस हत्याकांड से, छोटन शुक्ला हत्याकांड से कोई वास्ता नहीं था। वो बेचारे पटना में कोई मीटिंग को अटेंड करके वापस लौट रहे थे गोपालगंज। लेकिन इन लोगों के सर पर खून सवार था। भुटकुन ने गोली मार दी, कृष्णैया साहब के मौके पर मौत हो गई। उसके बाद भी आनंद मोहन और भुटकुन शुक्ला, इन सब के सर पर से खून जो सवार था वो उतरा नहीं। इन लोगों ने कृष्णैया साहब के चेहरे को ईंट से कुचल कुचल कर बिल्कुल विभत्स कर दिया। हत्या के बाद लाश को कुचल कर विभत्स कर दिया और ये मतलब खूनी अट्टहास करते रह गए, जैसा अट्टहास आप देखते होंगे रामायण में रावण करता है। तो कृष्णैया साहब की हत्या की खबर जो थी वो जंगल की आग की तरफ फैल गई। बहुत बड़ी घटना थी कि एक आईएएस पदाधिकारी को, एक जिले के डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नेशनल हाईवे पर इस तरह से खून कर दिया जाए, ये पूरे देश की सुर्खियां बन गया, नेशनल हेडलाइंस बन गया। मैं उस समय मसूरी में था, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। मसूरी उन दिनों यूपी का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का। आजकल ये उत्तराखंड में है।
और मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है, जहां आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सारे अधिकारियों की शुरुआती फाउंडेशन कोर्स होता है, शुरुआती ट्रेनिंग होती है। मैंने 4 सितंबर 94 को ही मसूरी में ज्वाइन किया था आईपीएस अधिकारी के रूप में, और हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे मसूरी में। वहाँ अचानक ये खबर पहुँची तो पूरे अकादमी में सनसनी फैल गई, और हम लोग जो बिहार के लोग थे, तो बिहारी लोग वहाँ थे, हम लोग तो बिल्कुल शर्म से गड़ गए ज़मीन में कि बिहार से यदि खबर भी आई तो ये क्या खबर आई, कोई गौरवशाली खबर नहीं आई, ये खबर आई कि गुंडे बवालियों ने एक आईएएस का खून कर दिया है। उसके बाद वहाँ जो ऑडिटोरियम था, जो एक बड़ा सा हॉल था मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, उसमें शोक सभा हुई। शोक सभा में एक मिस्टर संतोष मैथ्यू थे, जो बिहार कैडर के ही आईएएस अधिकारी थे, 85 बैच के ही थे, कृष्णैया साहब के बैचमेट थे। उन्होंने कृष्णैया साहब को याद किया, कृष्णैया साहब के संस्मरण सुनाए। फिर हम लोग सारे लोगों ने, जितने भी थे एकेडमी के डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, और सारे जो हम लोग प्रोफेशनल्स थे जो ट्रेनिंग में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस थे, सब लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा कृष्णैया साहब की आत्मा की शांति के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। साथियों, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़ा हादसा था, तो उससे एक तरह से बिहार सरकार भी हिल गई। बिहार सरकार ने जाकर, उसमें लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लालू ने मुलाकात की कृष्णैया की पत्नी श्रीमती उमा देवी से। उमा देवी को बिहार सरकार में नौकरी दी गई, और ये कहा गया कि कृष्णैया साहब को का जो वेतन था, पूरा वेतन वो जीवन पर्यंत उनकी पत्नी को दिया जाएगा। उस समय कृष्णैया साहब की 2 छोटी छोटी बेटियां थी, जो बड़ी होकर नौकरी कर रही हैं। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा। पटना हाई कोर्ट ने इसमें सारी बातें सुनी, और दोनों तरफ के तर्क सुनने के बाद, बचाव पक्ष के वकील का तर्क सुना, अभियोजन पक्ष के वकील का तर्क सुना, दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद आदेश दिया कि आनंद मोहन को फांसी पर लटका दिया जाए। यानी कि आनंद मोहन को सजाए मौत सुनाई गई, जो कैपिटल पनिशमेंट होता है, जो सबसे बड़ी सजा होती है। आनंद मोहन ने फांसी की सजा जो उसको हुई थी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे पक्षों को सुना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया कि आनंद मोहन ने ही कृष्णैया साहब का खून किया था, दोषी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा तो बरकरार रखी, लेकिन उम्र कैद में फांसी की सजा को तब्दील कर दी। आप जानते हैं साथियों कि हिंदुस्तान में जो फांसी की सजा होती है, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है, यानी कि दुर्लभतम कांडों में दी जाती है, सिर्फ दुर्लभ केसों में नहीं, दुर्लभतम में ही दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायमूर्ति थे, उन्होंने अपने विवेक से पाया कि ये दुर्लभतम केस नहीं है, और उन्होंने आनंद मोहन की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। उसके बाद आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद हो गया। अब ये भी देखिए, बिहार का खेल देखिए, कायदे से आनंद मोहन को पटना के बेउर जेल में रहना चाहिए था, क्योंकि वो एक सजा याफ्ता खूनी था, और बेउर जेल सेंट्रल जेल है, केंद्रीय कारागार है। लेकिन आनंद मोहन के चाहने वाले इतने गुंडे मवाली सत्ता के गलियारों में बैठे हुए थे कि आनंद मोहन को सहरसा जेल में बंद किया गया, जो सहरसा उसका गृह जिला ही है। वहां से भी इस तरह की खबरें आती रही कि वो डराता धमकाता रहता था जेल कर्मियों को, जेल अधीक्षक को। उसके बाद सन 2023 आया। 2023 में महाराणा प्रताप पुण्यतिथि कार्यक्रम हुआ पटना के मिलर हाई स्कूल में। उसमें हमारे पलटू राम पहुंचे थे। पलटू राम ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, और उसमें लोगों ने नारा लगाया कि आनंद मोहन को रिहा करो। तो पलटू राम बोले कि हाँ हाँ, उसमें काम चल रहा है, आप लोग उनकी पत्नी से समझ लीजिएगा। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जेल मैनुअल में तब्दीली लाई गई, जेल मैनुअल में संशोधन किया गया, और आनंद मोहन को समय से पहले जेल से छोड़ दिया गया। तो यहाँ का जो आईएएस एसोसिएशन है बिहार का, कायदे से उसको विरोध करना चाहिए था आनंद मोहन की रिहाई का, क्योंकि आनंद मोहन ने एक आईएएस का खून किया था। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार के ज़्यादातर आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो हैं, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, नपुंसक हो गए हैं। तो आईएएस एसोसिएशन ने चूं तक नहीं की, और आनंद मोहन रिहा हो गया। ऐसा लगा कि नेल्सन मंडेला रिहा हुआ। मैंने पटना हाई कोर्ट में इस पर पीआईएल किया, जनहित याचिका करके आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। फिर मैंने अपने दूतों को हैदराबाद भेजा, और कृष्णैया साहब की पत्नी उमा देवी को कन्विंस किया कि वो भी इस मामले को चुनौती दे। उमा देवी ने
कृष्णैया साहब के हत्यारे आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहां भी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन से कहा है अपना पासपोर्ट जमा करा देने के लिए और कहा है कि 15-15 दिन पर थाना में हाजिरी लगाने के लिए। इसी बीच चुनाव हुए। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव जीत गई शिवहर से और वो लोकसभा में पहुंच गई है। अब आनंद मोहन को नई खुजली शुरू हुई है। आनंद मोहन का कहना है कि मैं तो भाई सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा जो कि अयोध्या के राम मंदिर से भी बड़ा होगा। इसमें 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देखिए ये कितना बड़ा पाखंड है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में जहाँ एक आदमी को 2 बार की रोटी नहीं नसीब हो, जहाँ का एक आम आदमी रोटी को नमक के साथ खा रहा हो, वहाँ 600 करोड़ का मंदिर बनवाएंगे। आनंद मोहन ने कहा है कि हमारा नारा जय श्री राम नहीं जय सिया राम है, मैं तो मिथिलांचल का रहने वाला हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये सब बहुत सारी बातें हो रही है और उसको कुछ पत्रकार आनंद मोहन से बातचीत करके उसको इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं कि लगता है कि आनंद मोहन एकदम कोई अवतारी पुरुष हो, विष्णु के 10वें अवतार ही हो, इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। तो जैसा कि आप पौराणिक कथा जानते होंगे साथियों कि राजा जनक जो विदेह कहलाते हैं, वो अपने खेत में हल चला रहे थे। एक वैदिक रीति रिवाज था। उसी समय उनको खेत में सीता मिली और उसको उन्होंने बेटी के समान पाला। उसके बाद तो सारी कहानी जो है वो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आनंद मोहन एक खूनी यदि सीता मंदिर बनवाए तो ये सीता मैया का भी अपमान है। मैं तो घोर नास्तिक हूँ, लेकिन जो लोग धार्मिक हैं उनको भी समझना चाहिए कि एक सीता मैया का ये अपमान होगा कि एक गुंडा मवाली सजायाफ्ता खूनी मंदिर बनवाए। हम लोगों ने बचपन में कहावत सुनी थी 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो मुझे वही कहावत याद आ रही है कि कृष्णैया साहब का खून करने के बाद आनंद मोहन सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में अब मंदिर बनवाने के रास्ते पर है। तो मैं कड़े शब्दों में इस जो गुंडे मवाली का ये मंदिर निर्माण वाली योजना है उसकी मैं निंदा करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आनंद मोहन को ऐसा करने से रोकें। इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।